हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों को संस्कृत, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण जैसे मैथ्स भी पढ़ते हैं। अभी तक मैथ्स 10th क्लास का ही केवल पढ़ रहे थे, लेकिन आज से हम लोग मैथ्स बोले थे कि जल्द ही 9th क्लास का शुरू करेंगे, जो आज से हम लोग शुरू करेंगे। तो 9th क्लास का मैथ हम लोग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कहीं डाउट रह जाता है, कहीं मैथ्स में समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं डिस्प्ले पर आपको शो करवा दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, या देखिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मैथ्स चालू करेंगे आज 9th क्लास का। 9th क्लास का मैथ्स जो चालू करेंगे उस टॉपिक का नाम है रेखा और कोण। ये ज्योमेट्री का टॉपिक है, रेखा और कोण। तो रेखा और कोण में हम लोगों को क्या सीखना है, देखिए पहले रेखा और कोण में देखिए क्या क्या सीखना है। रेखा और कोण, रेखा क्या है, कोण क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं। रेखा किसको बोलते हैं? रेखा दो बिंदुओं के बीच की बनी आकृति है। बोलिएगा कैसे? मान लेते हैं दो बिंदु, ये वाला बिंदु है और ये वाला है। ये दो बिंदुओं से बिंदुओं के बीच से, मतलब दो बिंदुओं की सहायता से बनी जो सरल आकृति है, उस आकृति को क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, फिर जैसे बिंदु ले रहे हैं, ये वाला है, ये वाला है। इस दोनों बिंदुओं के बीच जो बनी आकृति है, इसको क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। रेखा का कोई शुरुआती बिंदु और कोई अंत बिंदु नहीं होता है। आप देखिए, ये नहीं कि बोलिएगा कि यहाँ से शुरू हुई है रेखा, यहाँ ख़त्म हुई, वैसे कोई बात नहीं है। शुरू आप चाहे मन, यहाँ शुरुआती बिंदु भी नहीं हो सकता है, होता है। आप जहाँ मन तहाँ से शुरू कीजिए, आप जहाँ मन तहाँ तक लेते जाइए। इसका कोई ना शुरुआती बिंदु होता है, ना कोई अंत बिंदु होता है। तो रेखा को आप दोनों ओर, जहाँ मतलब कोई अंत बिंदु नहीं होता है, आप दोनों ओर जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं। एक रेखा है तो इसको आप इधर जितना मन उतना बढ़ाइए और इधर जितना मन उतना बढ़ाइए, हम लोग आवश्यकता अनुसार बढ़ाएंगे। तो रेखा क्या होती है? रेखा दो बिंदुओं की बीच की आकृति है, दोनों बिंदुओं के बीच की आकृति है। और रेखा को हम लोग ना कोई शुरुआती बिंदु होता है और ना कोई अंत बिंदु होता है। हम जहाँ मन तहाँ तक बढ़ा सकते हैं, दोनों छोर पर, इधर की छोर पर किधर कितना बढ़ाइए और इधर भी जितना बढ़ाइए। जैसे रेखा का परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच बनी आकृति को क्या बोलेंगे? आकृति को रेखा बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। रेखा का कोई अंत न इसके पास, इसका न ही शुरुआती बिंदु होता है, शुरुआती बिंदु होता है, न ही अंत बिंदु होता है, अंत बिंदु होता है। आप जहाँ मन तहाँ तक इसे बढ़ा सकते हैं। रेखा में एक आता है रेखाखंड। रेखा का ही भाग है। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड समझिए, एक रेखा खींच देते हैं, रेखाखंड, रुक जाइए समझाते हैं। रेखाखंड क्या होता है? एक रेखा ही होता है। अभी हम लोग रेखा समझाए कि जहाँ मन तहाँ तक आप दोनों ओर बढ़ाइए। तो एक रेखाखंड क्या होता है? रेखा ही होता है। तो इसमें थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है कि दोनों रेखा का भाग होता है और इसके दो अंत बिंदु होते हैं, मतलब शुरुआती और अंतिम बिंदु दोनों होते हैं। मान लेते हैं रेखा, ये रेखा के बीच में ये ले लेते हैं एक रेखाखंड, एक रेखा का भाग ले लेते हैं। हम क्या बोले, शुरू में ये रेखा है, रेखा का कुछ भाग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? रेखाखंड हो जाएगा। रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है, दो अंत बिंदु होता है। कहने का मतलब कि आप इसको न तो, ये अगर रेखाखंड है तो न तो आप इसे इधर बढ़ा सकते हैं,
न इधर बढ़ा सकते हैं। ये रेखाखंड ये दो अंत बिंदु होता है। अंत बिंदु मतलब यहीं ख़त्म हो गया है, एक यहाँ अंत बिंदु है, एक यहाँ अंत बिंदु है। ये अंत बिंदु का मतलब न आप इस रेखा को आगे ले जा सकते हैं न पीछे ले जा सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि रेखाखंड रेखा का ही एक भाग है जिसके पास दो अंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं। रेखा में क्या बोले हम कि रेखा दो बिंदुओं के बीच बनी आकृति है। रेखा क्या है? दो बिंदुओं के बीच बनी आकृति है और रेखा को हम लोग अनंत तक आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। रेखा का ना कोई शुरुआती बिंदु होता है न कोई अंत बिंदु होता है। लेकिन रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड इसी रेखा का ही भाग है जिसके पास दो अंत बिंदु होता है। न इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं न हम इसे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि रेखाखंड रेखा का भाग है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, न दो अंत बिंदु होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक किरण होता है। किरण क्या होता है देखिए समझिएगा। किरण भी एक रेखा का ही भाग होता है। क्या होता है? एक रेखा मान लेते हैं, रेखा का एक ही भाग होता है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक रेखा का भाग है। इसमें क्या होता है देखिए, रेखा का भाग है लेकिन रेखाखंड से कैसे अलग है देखिएगा। रेखाखंड में क्या होता था कि दो अंत बिंदु होते थे। अंत बिंदु से न तो हम आगे बढ़ाते थे उसको न ही पीछे बढ़ाते थे। इसमें क्या करेंगे, किरण में एक अंत बिंदु होता है। क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है। हम एक अंत बिंदु कहने का मतलब जैसे यहाँ अंत बिंदु है तो यहाँ से हम इस साइड मतलब पीछे नहीं ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, गलत हो जाएगा। आगे मतलब जहाँ ये तीर का निशान है ना, एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं। जिधर ये तीर का निशान होगा हम उधर ही बढ़ाएंगे। कैसे? समझिएगा। किरण एक रेखा का वह भाग है जिसका एक अंत बिंदु होता है और एक अनंत बिंदु, मतलब एक तो अंत बिंदु होता है और एक बिंदु अनंत होता है। आप जहाँ मन तहाँ तक बढ़ाते जाइए, कोई अंत नहीं है इसका। फिर देखिए एक रेखा किरण का ले रहे हैं, आप किस बार ऐसे कर रहे हैं तो इसका अंत बिंदु क्या है? एक है। और ये जहाँ तीर का निशान है आप जिधर इधर जहाँ मन तहाँ तक ले जाइए आपका मन। तो देखिए फिर से समझा रहे हैं। रेखा क्या है? रेखा दो बिंदुओं के बीच की बनी आकृति है। रेखा का न ही कोई शुरुआती बिंदु है न अंत बिंदु है। इसे जहाँ मन तहाँ तक आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रेखा एक वन डायमेंशनल आकृति है। वन डायमेंशनल क्या होता है? एक विमीय हिंदी में बोलते हैं। एक विमीय आकृति है। रेखे नहीं, रेखा भी है, रेखाखंड भी है, किरण भी है। किरण का परिभाषा लिख देते हैं। रेखा का भाग है जिसके दो नहीं एक अंत बिंदु होते हैं। एक अंत बिंदु होते हैं, एक अंत बिंदु होते हैं। देखिएगा ये जो रेखा है, हाँ तो देखिएगा ये रेखा, रेखाखंड, किरण, ये तीनों है ना, तीनों एक विमीय आकृति है। एक विमीय आकृति का मतलब इसके पास केवल लंबाई होता है, केवल लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है। चौड़ाई भी नहीं होता और ऊंचाई भी नहीं होता। देखिए जिसके पास लंबाई चौड़ाई होती है वो द्विविमीय होती है, जिसके पास तीनों होता है वो त्रिविमीय होता है। लेकिन इसके पास केवल लंबाई है। जिसके पास केवल लंबाई उसको क्या बोलेंगे? एक विमीय आकृति। कोई पूछेगा कि बताओ कि ये जो रेखा है, रेखाखंड है, किरण है, ये कौन सी आकृति है? एक विमीय है या द्विविमीय है? तो बोलिएगा कौन सी आकृति? एक विमीय आकृति, क्योंकि इसके पास चौड़ाई नहीं होती है, ऊंचाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। तो रेखा क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की बनी आकृति है जिसकी न कोई शुरुआती बिंदु होता है न कोई अंत बिंदु होता है। आप इसको जितना मन उतना बढ़ा घटा सकते हैं। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसका दो अंत बिंदु होता है, दो अंत बिंदु होता है। किरण क्या होता है? किरण रेखा का वह भाग है जिसके एक अंत बिंदु होते हैं। देखिए
हम लोग रेखा को कैसे सूचित करते हैं? रेखा इधर, हाँ यहीं बना देते हैं, यहाँ बना रहे हैं। रेखा को हम लोग ऐसे करेंगे, दोनों तरफ तीर देंगे, दोनों तरफ ये तीर का निशान देंगे, ताकि हमें पता, ये ऐसा दिया हो तो समझ जाएंगे कि रेखा है। अगर ऐसे कहीं दिया हो, दोनों तरफ अंत बिंदु दिया है, तो समझिए कि क्या है? रेखाखंड है। अगर ऐसे दिया हो, क्या है? किरण है। ये दोनों तरफ तीर का मतलब है ना कि आप जहाँ जितना मन उतना उधर बढ़ाइए और इधर बढ़ाइए। इसका मतलब है कि तीर का निशान नहीं है ये, इसका मतलब कि यह है, यहाँ से ना आप इधर बढ़ा सकते हैं ना उधर बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब कि एक तरफ तीर है, आप इधर बढ़ा सकते हैं, केवल एक तरफ है, यहाँ नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जिस रेखा को जिसे रेखा का वह भाग जिसको केवल और केवल एक तरफ बढ़ा सकते हैं और एक अंत बिंदु को क्या कहलाता है? किरण। रेखाखंड का और रेखा का वह भाग जिसे हम न तो आगे बढ़ा सकते हैं न पीछे बढ़ा सकते हैं, यानी कि दो अंत बिंदु होता है, क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। चलिए उतार लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे। रेखा के बारे में हम लोग समझ लिया, कोण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोण पढ़ेंगे। रेखा समझ गए, अब क्या पढ़ना है? कोण। कोण देखिएगा क्या होता है। कोण का हम लोग बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, हम उनमें से एक दो परिभाषाएं आप लोगों को बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। समझिएगा कि कोण बोलता है ना, कोण की कितनी परिभाषाएं होती है? जब दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करे, जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर जो झुकाव होता है, ये दो रेखा झुकाव है ना, ये वाला सब, इसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। या सबसे आसान परिभाषा है, जब दो किरण का अंत बिंदु एक ही हो, तो उस बिंदु पर के जो झुकाव होते हैं क्या होते हैं? कोण होते हैं। जैसे कि दो किरण खींच रहे हैं, एक ये वाला है, किरण का अंत बिंदु ये है, इसी अंत बिंदु से एक और किरण खींचे, मान लीजिए हम ये खींच रहे हैं, तो ये जो बीच का झुकाव होगा क्या होगा? कोण होगा। आप इसको भी कोण बोल सकते हैं। तो क्या बोले? जब दो किरण का अंत बिंदु एक ही हो, तो वहाँ जो हम लोग झुकाव होता है ना हम लोगों का, वो क्या होता है? कोण होता है। जैसे एक और खींच रहे हैं, ये क्या है? किरण है, तो ये अंत बिंदु है। यहीं से एक और रेखा किरण खींचते हैं, तो दोनों का अंत बिंदु, देखिए इस किरण का भी अंत बिंदु यही है और इस किरण का भी अंत बिंदु यही है। यहाँ जो झुकाव हो रहा है क्या है? कोण है। अब ये भी एक कोण होगा, ये भी एक कोण होगा। तो समझ जाइए, हम इसको परिभाषा से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा, दो किरण के उभयनिष्ठ अंत बिंदु, उभयनिष्ठ अंत बिंदु दो किरण के उभयनिष्ठ क्या होता है? समझिए, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में वो बिंदु आनी चाहिए। उभयनिष्ठ जहाँ जहाँ प्रयोग करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं। जहाँ जहाँ उभयनिष्ठ या कॉमन लिखते हैं ना, तो समझिए कि जो लिए हैं आकृति, उन दोनों में आकृति वो होनी चाहिए। तो जैसे दो किरण लेंगे तो दोनों में क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ अंत बिंदु, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु एक ही होना चाहिए। उभयनिष्ठ अंत बिंदु पर के झुकाव को क्या बोलेंगे? झुकाव को कोण बोलते हैं, कोण बोलते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलेंगे? झुकाव को कोण बोलेंगे। अब जैसे समझना चाहिए, देखिए कोण फिर समझा रहे हैं क्या होता है। जब दो रेखा कोई भी हो, बीच का जो झुकाव होगा क्या होगा? कोण होगा। ये भी एक कोण होगा, ये भी एक कोण होगा, ये भी एक कोण होगा और ये भी एक कोण होगा। या दो कोई किरण हो जिसका अंत बिंदु एक ही हो, तो बीच का जो झुकाव होगा क्या होगा? कोण होगा। तो कोण हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कोण का भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उन प्रकार को एक एक करके समझते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? शून्य कोण तो ज़्यादा यूज होने वाला नहीं है। शून्य कोण भी एक होता है, कोण जिसका मान 0 डिग्री हो। तो शून्य कोण की चर्चा नहीं करेंगे, न्यून कोण की चर्चा करेंगे, जो ज़्यादा प्रयोग होने वाला कोण है। न्यून कोण वैसा कोण
जिस कोण का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो। ध्यान दीजिए, हम इस 0 और डिग्री और 90 डिग्री के बीच लिखे हैं, यानी बीच का कोण, न कि हम 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं मानेंगे। 0 डिग्री तो शून्य कोण हो जाएगा। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का मतलब कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। फिर बोल रहे हैं यहाँ 0 डिग्री न मानेंगे, ना 90 डिग्री मानेंगे। 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से छोटा। देखिए पढ़िए, 0 से 90 के बीच, ये नहीं बोल रहा है कि 0 और 90, 0 के 90 के बीच जो जो कोण आएंगे वो क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। उनके बीच के जो जो कोण आएंगे क्या होंगे? न्यून कोण। एग्जाम्पल में लेते हैं तो बोलिएगा 0 के बीच में तो 1, 2, 3, 30, 40, 50, 60 यही सब आता है, तो हाँ यही होंगे। लेकिन 90 नहीं होगा, 90 न्यून कोण में नहीं होगा, वो दूसरा कोण होगा, मैं आगे समझाएंगे। तो क्या ध्यान देना है कि जिस कोण का मान 0 और 90 के बीच में हो उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। आगे अब बढ़ेंगे। समकोण होता है एक, समकोण। समकोण क्या होता है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, यानी जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसको, तो आप ये पर लिखावट से समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। जिसका 90 वो क्या होगा? समकोण होगा। तीसरा होता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? जिस कोण का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होना चाहिए। 180 डिग्री के बीच हो, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा। न कि हम 90 लेंगे और न 180, इस दोनों में से कोई नहीं, लेकिन इसके बीच का क्या होगा? सही होगा। इसके बीच में जो जो अंक आएंगे 90 से बड़ा और 180 से छोटा, सभी क्या होंगे? अधिक कोण होंगे। इसमें न 90 होगा न 180 होगा। 90 क्या होगा? समकोण होगा। क्या होगा? समकोण होगा। आगे बढ़ेंगे तो एक होता है ऋजु कोण। क्या होता है? ऋजु कोण, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो इंग्लिश नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं। जिस कोण का मान 180 डिग्री हो, जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसको क्या बोलेंगे? ऋजु कोण। एक होता है प्रतिवर्ती कोण। क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण समझिएगा क्या होता है? वैसा कोण जिसका मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो। जिस कोण का मान 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच हो। इसके बीच में होना चाहिए, ध्यान रहे, बीच हो। 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। फिर एक बार दोहरा रहे हैं, कोण क्या होता है? दो रेखाओं के बीच के जो झुकाव होते हैं क्या होते हैं? कोण होते हैं। आप जिसको जिस तरह से समझना चाहें, दो किरण के उभयनिष्ठ अंत बिंदु पर झुकाव के कोण को क्या कहते हैं? झुकाव को कोण बोलते हैं या कहते हैं, जो लिखिएगा, हम बोलते हैं लिखें। या दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। न्यून कोण, कोण के प्रकार भी होते हैं। न्यून कोण क्या बोले कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो, यानी कि 0 से बड़ा 90 से छोटा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। समकोण क्या है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। अधिक कोण क्या कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से 180 के बीच, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा,
यही बोलेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, रिजु कोण होता है, रिजु कोण लिख दिए, सॉरी, रिजु कोण, जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसको क्या बोलेंगे, रिजु कोण बोलेंगे। प्रतिवर्ती कोण के जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री के छोटा हो, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा। चलिए लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, आगे हम लोग एक पूरक पढ़ेंगे, एक संपूरक कोण पढ़ेंगे। पूरक कोण संपूरक कोण क्या होता है समझिएगा। पूरक कोण एक होता है संपूरक कोण, संपूरक कोण। पूरक कोण वैसे दो कोण हैं, वैसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, जिनका योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री हो, उन्हें पूरक कोण बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। इस संपूरक को क्या, तो वैसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो। देखिए पूरक कोण क्या होता है, वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, और संपूरक कोण जैसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। पूरक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो पूरक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर एक कोण हम 50 लेते हैं तो बोलेंगे कि 50 का पूरक बोलिए, तो क्या बोलेंगे, 40 लेंगे। अगर एक कोण 60 लेते हैं तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तब्बे ना होगा, देखिए 50 40 जोड़ेंगे तब्बे ना 90 होगा, 60 30 जोड़ेंगे तब्बे ना 90 होगा। तो पूरक क्या बोलता है कि दो कोण, वैसा दो कोण लीजिए जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। वैसा दो कोण लीजिए जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो अगर हमें एक कोण पता रहेगा, अब पूछेगा कि इस कोण का पूरक निकालिए, तो क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे। क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे। मान लीजिए पूछ रहा है कि 75 डिग्री का पूरक बताइए, पूरक क्या होगा, तो क्या करेंगे, 90 में से 75 को घटाएंगे, कितना होगा, 15 डिग्री होगा। कितना होगा, 15 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है कि पूरक कोण किसी कोण का पूछेगा तो आप 90 डिग्री में से घटा दीजिएगा, तभी ना 75 आप 15 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो पूरक कोण पूछे तो 90 डिग्री में से घटा देना है। पूरक कोण क्या बोलता है कि ऐसे दो दो कोण लीजिए कि जिनका योग कितना होना चाहिए, जोड़ने पर, योग क्या होता है, जोड़, योग क्या होता है, जोड़, जिसका जोड़ कितना हो, 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो। अब आगे बढ़ेंगे, संपूरक। संपूरक क्या बोलता है कि वैसा दो कोण जिनका योग कितना हो, 180, यानी कि एक 70 बोलेंगे तो एक आपको 110 बोलना पड़ेगा। अगर एक 120 बोलेंगे तो एक क्या होगा, 60 होगा। तब भी दोनों को जोड़कर कितना होगा, 180 होगा, जोड़ेंगे 180 होगा। यानी कि हमें एक कोण पता हो, उस कोण का संपूरक पूछे तो हम क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे। जैसे कि हम पूछ रहे हैं 125 डिग्री का संपूरक बताइए, संपूरक बताइए क्या होगा संपूरक। तो क्या करेंगे, 180 में से उस कोण को घटा देंगे, निकल जाएगा, 10 से 5 घटाएंगे 5 होगा, 7 से 2 घटेगा 5 होगा, यानी कि 55 डिग्री होगा। एक बार और ध्यान से सुनिए, अगर पूरक पूछता है तो 90 में से घटाएंगे, अगर संपूरक पूछता है तो 180 में से घटाएंगे। यानी कि क्या होता है, फिर से सुनिए, पूरक कोण बोलता है कि दो कोण लीजिए जिनका मान कितना हो, 90 डिग्री हो, जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो। और संपूरक बोलता है कि दो कोण लीजिए जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो। पूरक कोण, एक कोण दिया हो, पूरक कोण निकालना हो, 90 में से घटाएंगे। एक कोण दिया हो, संपूरक निकालना हो, 180 में से घटाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आसन कोण समझेंगे। आसन कोण, अभी कोण के बारे में समझ रहे हैं। देखिए आसन कोण, शायद आसन आधा 9 भी रहता है, एक सेकंड देख लेते हैं।
हाँ, आधा न भी रहता है, आधा न आप दे दीजिएगा। हो सकता है मेरी लिखावट में अगर कहीं ह्रस्व दीर्घी ह्रस्व दीर्घ का अंतर पड़े तो उसमें ध्यान नहीं देना है, माफ़ी चाहूँगा। वो शुद्ध शुद्ध नहीं लिख पाया तो समझिएगा। आसन कोण क्या होता है? आसन कोण वैसे दो कोण होते हैं जिनका शीर्ष जो, देखिए शीर्ष के कोण के पास क्या होता है, हम उस समय नहीं एक समझा पाए, लेकिन फिर से समझा रहे हैं। देखिएगा, कोण क्या होता है? दो किरणों के बीच का क्या होता है? झुकाव होता है। अब कोण के पास क्या क्या होता है? देखिएगा, एक कोण के पास दो भुजाएं होती है अपनी, एक कोण के पास दो भुजाएं होती है अपनी। देखिए, एक ये भुजा, एक ये भुजा, और दोनों भुजा जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, देखिए अगर दोनों भुजा इस बिंदु पर न मिलते तो कोण बनता? नहीं बनता। तो जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? कोण का शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ध्यान दीजिए कि जब कोण के पास क्या होते हैं? कोण के पास अपनी दो भुजा होती है और दोनों भुजा जिस बिंदु पर मिलती हो उस बिंदु को क्या बोलेंगे? कोण का शीर्ष बोलेंगे। कोण का शीर्ष बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, आसन कोण क्या होता है? आसन कोण भी वैसे दो कोण है जिनका दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो, यानी कि उभयनिष्ठ हो। फिर समझिएगा क्या आसन कोण बोलता है कि आसन कोण दो कोण है जिन दोनों कोणों का जो शीर्ष होते हैं वो एक ही होते हैं। दोनों में देखिएगा कि दोनों का शीर्ष क्या होगा? एक ही बिंदु होगा। और दोनों का शीर्ष एक ही बिंदु होने के साथ साथ एक, देखिए कोण में हम क्या क्या बोले कि दो भुजा होती है और एक शीर्ष होते हैं। तो आसन कोण में क्या होगा कि दोनों में शीर्ष एक ही होगा और शीर्ष एक ही होने के साथ साथ एक भुजा उभयनिष्ठ होगी। उभयनिष्ठ कैसे होगी? देखिएगा, जैसे कि हम दो कोण बना रहे हैं, दो कोण हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं? देखिए, हो सकता है कि ये दोनों कोण हो, या ये भी हो सकता है कि ये दोनों कोण हो, ऐसे हो सकते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा कि इसमें कौन आसन कोण है। पहले ये समझते हैं। देखिए, ये क्या है? ये एक कोण है। देखिए, ये एक कोण है ना, और एक ये है। दोनों के, इस कोण के शीर्ष यही है और इस कोण के भी शीर्ष यही है। हम क्या बोले कि वैसे दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही बिंदु हो। तो ये तो मिल रहा है, एक ही बिंदु है, लेकिन एक और बोले कि शीर्ष बिंदु एक ही बिंदु होने के साथ साथ इनकी जो एक भुजा होगी ना वो उभयनिष्ठ होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस कोण के लिए ये भुजा है और ये भुजा है, इस कोण के लिए ये भुजा है और ये भुजा है। तो यहाँ तो उभयनिष्ठ नहीं ना है। देखिए, उभयनिष्ठ नहीं समझे तो प्लीज़ फिर एक बार समझा रहे, समझिएगा। उभयनिष्ठ वैसी वो होता है जो उभयनिष्ठ दोनों में आए, कॉमन आए। कॉमन मतलब वैसी बिंदु या रेखा या आकृति जो दोनों में आया करे। तो ये दोनों कोण में बताइए, दोनों कोण में तो ये बिंदु तो उभयनिष्ठ है, बिंदु एक ही है, उभयनिष्ठ है। लेकिन इस कोण को बनाने वाली रेखा ये है और ये है, अलग अलग है। इस कोण को बनाने वाली रेखा ये है और ये है, यानी कि दोनों कोण को बनाने वाली रेखा क्या है? अलग अलग है। यदि इस रेखा को क्या बोलते हैं? कोण का भुजा बोलते हैं। तो यानी दोनों कोण को बनाने वाली भुजा क्या है? अलग अलग है। इसलिए ये आसन कोण नहीं होंगे, क्योंकि आसन कोण का परिभाषा होता है कि दोनों कोण का शीर्ष बिंदु एक ही हो और शीर्ष बिंदु एक ही होने के साथ साथ उनमें कोई एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो। क्या हो? एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक, जैसे कि अब ये कोण समझिए। देखिए, इस कोण का क्या है? शीर्ष यही है। इस कोण का भी शीर्ष क्या है? यही है। देखिए, ये तो ठीक है शीर्ष। अब भुजा देखते हैं। तो इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन है? एक ये है और एक ये है। और इस कोण को बनाने वाली भुजा एक ये है और एक ये है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के शीर्ष बिंदु एक ही है और दोनों कोण को बनाने वाली भुजा अलग अलग नहीं है, एक एक अलग है, लेकिन एक जो भुजा है ना, क्या है? एक ही है, उभयनिष्ठ है। देखिए, इस कोण को भी बनाएंगे तो ये भुजा और ये वाली भुजा जरूर आइवे करेगी, लेकिन और इस कोण को भी बनाएंगे तो ये वाली भुजा आइवे करेगी। तो यानी कि दोनों में ये भुजा आ रही है। तो इस कोण को, इस भुजा को क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए क्या हो जा रहा है कि दोनों कोण का शीर्ष बिंदु एक ही है और एक भुजा उभयनिष्ठ है जो दोनों कोण को बना रही है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? आसन कोण होंगे। क्या होंगे? आसन कोण होंगे। आसन कोण का एक और परिभाषा ले रहे हैं। समझिए कि एक कोण बना रहे हैं। हाँ देखिए, एक ये कोण है, एक ये कोण है।
दोनों कोण का देखिए, इस कोण का भी शीर्ष बिंदु यही है और इस कोण का भी शीर्ष बिंदु यही है। इस कोण को बनाने वाली भुजा एक ये है और एक ये है, और इस कोण को बनाने वाली भुजा एक ये है और एक ये है। तो देख रहे हैं कि दोनों कोण के शीर्ष बिंदु एक ही है, ये चलिए ठीक है। लेकिन दोनों कोण को बनाने वाली भुजा जो है ना, उनमें से भी एक उभयनिष्ठ है, उनमें से भी मतलब एक भुजा दोनों में आ रही है। इसका मतलब कि ये आसन कोण होगा। आसन कोण होने के लिए क्या क्या होना चाहिए कि वैसे दो कोण जिनकी एक उभयनिष्ठ बिंदु हो और दोनों कोण को बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी कि दोनों कोण में वो कॉमन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कॉमन। इस कोण में भी ये भुजा आ रही है, इस कोण में भी ये भुजा आ रही है और दोनों का शीर्ष बिंदु एक ही है। इसका मतलब कि ये दोनों कोण क्या है? आसन कोण है। आशा करते हैं आसन कोण समझ गए होंगे। आसन कोण का एक बार परिभाषा यहाँ लिखवा देते हैं। चलिए लिखते हैं, वैसे दो कोण जिनके शीर्ष बिंदु एक ही हो और कोई एक भुजा मतलब दोनों कोण में की एक भुजा, दोनों कोण में की वैसे लिखवाते हैं, और दोनों कोण की एक भुजा, दोनों कोण की एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो, यानी कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। उसे हम क्या बोलेंगे? आसन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आसन कोण बोलेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद हम रैखिक युग्म कोण पढ़ेंगे। रैखिक युग्म कोण, इस रैखिक युग्म कोण को ही रैखिक युग्म अभिग्रहित भी बोलते हैं। उसको भी समझाएंगे कैसे होता है। पहले रैखिक युग्म कोण समझिए। रैखिक युग्म कोण क्या बोलता है कि वैसे दो आसन कोण जिनका योग क्या हो? 180 डिग्री हो। समझिएगा आसन कोण क्या क्या हो सकते हैं। एक आसन कोण ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है। आसन कोण हो सकते हैं। सब में देखिएगा ना तो शीर्ष सेम होगा और एक भुजा क्या होगा? कॉमन होगा। तो ऐसे आसन कोण लेना है कि जिनका दोनों आसन कोणों का योग क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर ये दोनों क्या है? आसन कोण है, और दोनों को मान अगर 180 डिग्री है तो समझिए कि रैखिक युग्म कोण है, या नहीं तो नहीं है। अगर इस दोनों कोण का भी मान 180 डिग्री है तो है, नहीं तो नहीं है। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा समझना नहीं है। समझना था आसन कोण में तो हम आसन कोण बार बार समझाएं आप लोगों को। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो हम आप लोगों को पहले शुरू में बता दिए हैं कैसे पूछना है। फिर देखिए रैखिक युग्म कोण को ही एक रैखिक युग्म अभिग्रहित के नाम से जानते हैं। रैखिक युग्म अभिग्रहित के नाम से जानते हैं। रैखिक युग्म अभिग्रहित के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे हम प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? रेखा जब हम बोलेंगे कि दो गो रेखा को एक ही तल में खींचने के लिए तो हम कैसे कैसे खींच सकते हैं? या तो हम ऐसे खींचेंगे या हम ऐसे खींचेंगे, और कोई तो
खींचने का कोई तरीका तो नहीं होगा। आप लोग बोलिएगा कि हम लोग ऐसे भी तो खींच सकते हैं, मतलब ये थोड़ा तिरछा, तो ध्यान रहे ये आगे जाकर ये आगे रेखाएं कट जाएगी, यानी फिर इसी प्रतिच्छेदी ही हो जाएगी। तो अगर दो रेखा को एक ही तल में खींचना हो तो क्या होगी, एक या तो प्रतिच्छेदी रेखा खींचेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, या समांतर रेखा खींचेंगे, समांतर रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक दूसरे को कोई बिंदु पर काटती है। देखिए ये बिंदु रेखा और ये बिंदु रेखा ये इस बिंदु को काट रही है। समांतर रेखा अप्रतिच्छेदी होती है, अप्रतिच्छेदी होती है। अप्रतिच्छेदी मतलब कहीं भी आप इसको जहाँ मन तहाँ तक बढ़ाते जाइए, कहीं भी मिलेगी नहीं। यानी कि इसके बीच की जो दूरी होगी, दूरी हम लोग कभी भी लंबवत मापते हैं, यानी कि लंबवत दूरी जो होगी ना, जहाँ कहीं भी मापिए जो लंबवत दूरी होगी सब आपस में क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी। समांतर क्या होता है, जो जिसका कोई भी उन दोनों रेखाओं का, जब दो रेखाओं का कोई प्रतिच्छेदी बिंदु ना हो उसे क्या बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे। जब प्रतिच्छेदी रेखा को बोलेंगे जब दो रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। इसको परिभाषा में लिखवा देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा इसको क्या बोलेंगे, जब दो रेखाओं के एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। क्या हो, उभयनिष्ठ। समझिएगा क्या होता है, जब दो रेखा ले ली हैं, दोनों बिंदु में, दोनों रेखा में जब एक रेखा क्या बोले हैं, एक बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ, मतलब एक वो ऐसी बिंदु हो जो दोनों रेखा में आए। समझिए कि ये इस रेखा की वाले बिंदु और इस रेखा की वाले बिंदु दोनों में आ रहे हैं, ये बिंदु दोनों में आ रहा है। और इसमें देखिएगा तो उभयनिष्ठ एक भी नहीं होगा, तो आप इसको अप्रतिच्छेदी रेखा यानी समांतर रेखा को कैसे लिखिएगा कि जब दो रेखाओं के एक भी उभयनिष्ठ बिंदु न हो। कैसे लिखेंगे, जब दो रेखाओं के एक भी उभयनिष्ठ बिंदु न हो। प्रतिच्छेदी को कैसे लिखेंगे, जब दो रेखाओं के एक बिंदु उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ बार बार समझाना चाह रहे हैं कि उभयनिष्ठ मतलब कॉमन मतलब जो लिए हैं सब में वो बातें आनी चाहिए। तो ये बिंदु इसमें इस रेखा में भी आएगा और ये बिंदु इस रेखा में भी आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, वही हिंदी होता है उभयनिष्ठ और इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं। इसका मतलब यह होता है कि वो जो हम बातें बोल रहे हैं वो जो लिए हैं आकृति आवाज जो लिए हैं उसमें दोनों में सब में समान आनी चाहिए। चलिए उतार लीजिए। इसके बाद हम शीर्षाभिमुख कोण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, जिसको इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। इसको आप पढ़ने के नाम से भी जान लीजिएगा। पर पहले समझिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। जब कोई प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर, दो रेखा एक बिंदु पर कट करे या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा से जो कोण बनते हैं ना, समूह कोण, वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जो कोण मान लेते हैं कि ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख है। ये वाला कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख होगा। जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे एक बिंदु पर तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। कैसे समान होते हैं, बराबर कैसे होते हैं, अभी आप लोगों के सामने प्रूफ करवाएंगे। पहले ये समझिए कि शीर्षाभिमुख कोण होते क्या है। तो शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष के आमने सामने के जो कोण होंगे क्या होंगे, शीर्षाभिमुख। तो शीर्ष के एक उसके सामने वो है, इसके सामने ये है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये कोण लेते हैं तो इसके शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, ये वाला होगा। समझ में आ रहा होगा। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बोलिएगा कि शीर्षाभिमुख नहीं होगा तो एकदम नहीं होगा। देखिए ये दोनों इस शीर्ष के आमने सामने नहीं है, एक यहाँ है तो एक इसके बगल में है। क्या होना चाहिए, अगल बगल नहीं होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। तब बोलिएगा कि ये तब दोनों कोण का क्या नाम होगा। तो ये दोनों कोण आसन कोण है। तो आसन कोण कैसे है समझिए, इस कोण में भी ये बिंदु से आ रहा है और इस कोण में भी ये बिंदु आ रहा है, यानी दोनों कोण में एक ही शीर्ष है। इस कोण में भी इसका शीर्ष ये है और इस कोण का भी शीर्ष यही है।
दोनों में कोण, दोनों कोण का शीर्ष का है एक ही बिंदु है, और दोनों कोण देखिए, ये कोण को बनाने के लिए ये वाली भुजा आ रही है और ये वाली आ रही है, इस कोण को बनाने के लिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी एक भुजा क्या आ रही है, उभयनिष्ठ आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, आसन कोण होंगे। शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे कि जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष पर जो आमने सामने कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ध्यान रहे, हम आप लोगों को कोण का नामकरण करना मैंने नहीं सिखाया था, अभी नहीं सिखाया तो फिर एक उस कोण को नामकरण करने सिखा दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ कोण बना रहे हैं ABC, कोण यही है। बोलेंगे कि इस कोण का नाम कैसे दीजिएगा, इसको लिखना होगा तो आप इसको कैसे नाम देंगे, ABC। जब भी शुरू करेंगे इस कोण के शीर्ष से शुरू नहीं करेंगे, आप इधर भुजा से शुरू कीजिएगा, भुजा के शीर्ष से, तो यहाँ से शुरू करेंगे तो ABC। अब बोलेगा कि यहाँ से नहीं बोल सकते हैं, कोण क्या बोलेंगे, ये कोण का एंगल है। देखिए हम कोण इस ऐसे बार बार नहीं लिखेंगे, इसका एक सिंबल संकेत होता है, ऐसे हम ऐसे देंगे। तो अगर इस कोण का नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कोण ABC। क्या लिखेंगे, ABC। या हम ये भी लिख सकते हैं CBA। क्या लिखेंगे, कोण CBA। दोनों में से कोई लिखिए, क्या होगा, दोनों कोण एक ही कोण का नाम है और दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान रहे, हम कोण के शीर्ष से कभी भी नामकरण नहीं करेंगे। नामकरण शुरू से या तो आप इस साइड से कीजिए या इस साइड से कीजिए। क्या लिख सकते हैं, ABC या CBA। हम लोग कोण का नाम आसानी के लिए हम लोग 1 2 3 4 भी देते हैं। या अगर देखिए, अगर कोण सिंगल हो, सिंगल और सिंगल नहीं होने का क्या रीज़न है, देखिए और ऐसे हम कोण बनाते हैं, ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, ये मान लेते हैं AB, इसको O मान लेते हैं, BC, यही मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस शीर्ष पर कितने कोण बने, एक ये कोण बना है, एक ये कोण बना है। तो इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, अगर इस कोण का नाम देना होगा तो क्या लिखेंगे, AOB। देखिए देखेंगे कौन कौन भुजा घेर रही है, इस कोण को कौन कौन भुजा घेर रही है, ये कोण कौन कौन भुजा से मिलकर बना है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो दोनों भुजा का नामकरण शुरुआती बिंदु से करेंगे, या तो आप इधर से कीजिए या इधर से कीजिए। इधर से करेंगे तो क्या होगा, AOB, यानी इस कोण का नाम क्या होगा, कोण AOB। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं BOA। क्या बोल सकते हैं, BOA। इस कोण का अगर नाम बताना होगा तो क्या बोलेंगे, BOC या COB, ऐसे नामकरण करेंगे। कहीं कहीं देखते होंगे कि नामकरण एक वर्ड में होता है, हम यहाँ 3 वर्ड लिख रहे हैं। तो एक वर्ड में कब लेते हैं, जब एक कोण हो, यानी कि जब कोई शीर्ष पर एक ही कोण, यानी कि एक शीर्ष से अगर एक कोण बन रहा है तो उस कोण का नाम हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए ये कोण है, एक कोण का एक शीर्ष से एक कोण से केवल और केवल कितना कोण बना है, एक कोण बना है। तो इसको हम लोग ऐसे भी नामकरण कर सकते हैं, कोण B भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, कोण B बोलेंगे। कोण B बोलेंगे तब भी यही कोण होगा, कोण ABC बोलेंगे तब भी यही कोण होगा, कोण CBA बोलेंगे तब भी यही कोण होगा। आप चाहे मन वो बोल सकते हैं, या हम यहाँ पर आसानी के लिए हम अपना यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो भी लिख सकते हैं होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण 1। क्या लिखेंगे, कोण 1। 1 2 3 4 अगर 2 लिखते हैं तो यहाँ 2 देंगे। ध्यान रहे ये 2 कोण का नाम है, न कि इस कोण का माप नहीं है। माप होता तो हम यहाँ डिग्री में लिखते। अगर डिग्री नहीं लगाए हैं तो समझिए कि कोण का नाम है, ये कोण का माप नहीं है। कोण का माप अगर लिखते हैं तो डिग्री में लिखते हैं। जैसे हम लोग लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर, फीट में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में मापते हैं, वैसे ही कोण को मापने का एक मात्रक होता है, वो मात्रक डिग्री होता है। क्या होता है, डिग्री होता है। तो ध्यान रहे, अगर डिग्री यहाँ नहीं लिखते हैं तो हम समझेंगे कि इस कोण का नाम है। अगर यहाँ डिग्री लिख देते हैं तो इस कोण का क्या है, माप है।
तो ध्यान रहे यहाँ कोण का नाम हम अपने से 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हैं आसानी के लिए, या ABC BCA जैसे यहाँ से जो जो भुजा घेर रही है लगातार नामकरण करेंगे, या अगर एक शीर्ष से एक ही कोण बना है तो उस शीर्ष का नाम ही वो कोण का नाम होगा। देखिए यही इस शीर्ष से ये कोण एक ही कोण बना है, यानी एक शीर्ष से एक ही कोण बना है, तो उस कोण का नामकरण हम उस शीर्ष का नाम ही बोल सकते हैं। देखिए कोण B भी हो सकता है क्या, या कोण ABC भी हो सकता है, या कोण CBA हो सकता है, या अपने मन से 2 3 4 5 छोड़ लेते हैं नाम तो लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, एक वो शीर्ष है, यहाँ पर 2 कोण बना है, एक शीर्ष से एक ये वाला बना है, एक ये वाला बना है। तो ध्यान रहे ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है। अगर एक शीर्ष से 2 कोण बना हो तो उन दोनों कोण में अब डायरेक्टली अब यहाँ बोल दीजिए कि कोण O होगा, तो O कोण तो O शीर्ष पर तो ये भी बना है और ये भी बना है, तो आप किसे O मानेंगे, इसको मानेंगे या इसको मानेंगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है, डायरेक्ट शीर्ष का नाम देंगे कब, जब एक शीर्ष से एक कोण बनेगा। जैसे यहाँ पर अगर एक शीर्ष से अनेक कोण बनते हैं, एक से ज़्यादा कोण बनते हैं, तो उनका नामकरण यही तरीका से करना पड़ेगा। अन्यथा हम एक और तरीका बताएं, उसका अपने मन से नामकरण कीजिए। 1 2 3 4 5 XYZ जो लिखिए, आप यहाँ पर X भी लिख सकते हैं, जो लिखना चाहे वो लिखिए। तो आप इसको कोण 1 भी बोल सकते हैं, या कोण 2 भी बोल सकते हैं, या इसको BOC बोलेंगे, COB बोलेंगे, आप ध्यान रखें। लेकिन मैं यहाँ समझाना ये चाह रहा हूँ कि इस कोण का नाम शीर्ष के नाम से नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक ही शीर्ष पर 2 कोण है, पता ही नहीं चलेगा इस कोण का नाम O है या इस कोण का नाम O है। यहाँ देख रहे थे कि एक शीर्ष पर एक ही कोण था, तो इसलिए कोण B बोले तो समझ जाइए कोण B यही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बताना क्या चाह रहे थे कि जब प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी जब 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, ध्यान दीजिएगा, जब 2 रेखाएं परस्पर एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद करें, तो जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वहाँ जो कोण बनेगा ना, कोण एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो इस कोण के सभी शीर्ष होंगे, मतलब शीर्ष जहाँ मिल रहे होंगे कोण, तो ये शीर्ष है। तो जो शीर्ष के आमने सामने की कोण होंगे वो क्या होंगे, शीर्षाभिमुख होंगे। तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख होंगे, और ये कोण और ये कोण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं देखिए बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए प्रमेय एक लिखते हैं। प्रमेय क्या बोलता है, प्रमेय जब 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। चलिए क्या करते हैं, 2 रेखा को परस्पर प्रतिच्छेद करवाते हैं। परस्पर प्रतिच्छेद हो गया, इस नामकरण कर देते हैं रेखा का नाम ABCD, इस रेखा का नाम है। दोनों रेखा बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर, इस प्रतिच्छेदु बिंदु को एक नाम दे देते हैं, मान लेते हैं वो नाम क्या होगा, O होगा। O है, ध्यान रहे 0 नहीं है। तो इसमें शीर्षाभिमुख क्या क्या बनेंगे, एक कोण ये वाला बनेगा, एक कोण ये वाला बनेगा। चलिए प्रूफ करते हैं। आप लिख लीजिएगा, जैसे हम लिख ही देते हैं। पहले लिखते हैं, दिया है AB और CD रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या क्या दिया है, दिया है AB और CD रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमें क्या सिद्ध करना है, शीर्षाभिमुख समान होते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है कोण ए ओ डी। देखिए शीर्षक में कोण कौन कौन है, एक ये है एक ये है। इस कोण का नाम क्या है, ए ओ डी, कोण ए ओ डी। और ये कोण किसके बराबर होगा, सी ओ डी के बराबर। क्या नाम है, सी ओ डी, सी ओ डी। ये दोनों बराबर होंगे, प्रूफ करना है। ये भी शीर्षक मुख हो जाएंगे, कोण ये और कोण ये। इस कोण का नाम है ए ओ सी, कोण ए ओ सी इक्वल टू, इस कोण का नाम है बी ओ डी, कोण बी ओ डी कैसे बराबर होंगे, यही प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करेंगे। देखिए एक बात हम आप लोगों को अभी नहीं बताएं, अगर आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो देखिए बता देते हैं। एक सीधी सरल रेखा पर जो एक ही होर के टोटल कोण बनते हैं ना सर, वो कितना बनते हैं, 180 डिग्री के बनते हैं। ध्यान दीजिए, एक सरल रेखा पर, एक रेखा पर एक ही ओर के जो टोटल कोण होते हैं, उन टोटल कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम वहाँ यूज करेंगे इसको, हम रैखिक युग्म अवगृहित से भी बोलेंगे। क्या है, लिखेंगे, अगर ये वाला लाइन लेते हैं, देखिए ये वाला लाइन, इसको इस रेखा है, रेखा पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दो कोण बन रहा है एक ही ओर के। बोलिएगा ये भी तो बन ही रहा है, लेकिन हम उस साइड का ले रहे हैं, आप इस साइड का भी ले सकते हैं। तो इस साइड में कौन बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है। तो टोटल कोण कितना होगा, तो बोलिए अभी मैंने बताया कि एक रेखा पर टोटल कोण कितना बनते हैं, 180 डिग्री के बनते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी। क्या लिखेंगे, कोण बी ओ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। आप बोलिएगा कैसे, तो रैखिक युग्म अवगृहित से। रैखिक युग्म अवगृहित हम लिखवाए, उसको शॉर्टकट में रै को रै लिख कर एक बिंदु दे रहे हैं, यू लिख कर एक बिंदु, और अवगृहित पर एक अ लिख के बिंदु दे रहे हैं। रैखिक युग्म अवगृहित क्या बोलता है कि वैसे दो आसन कोण जिनका योग कितना हो, 180 हो, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म अवगृहित बोलेंगे। तो ये दोनों क्या है, आसन कोण नहीं है, दोनों का शीर्ष यही, या दोनों में देख रहे हैं कि इस कोण को बनाने वाली भुजा में ये आ रहा है और इस कोण को बनाने वाली में भी ये आ रहा है। तो दोनों क्या है, आसन कोण है, और दोनों का कोण 180 है। बोलेगा 180 कैसे है, क्योंकि एक रेखा है और रेखा पर टोटल एक ही ओर के कोण कितने बनते हैं, 180 डिग्री के बनते हैं। तो ये रेखा लिए हैं, तो रेखा पर ये टोटल एक ही ओर को कोण कितना बनेंगे, 180 बनेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे, इस कोण को इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। इसको समीकरण हम एक नाम देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, तो इस बार ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी प्लस कोण सी ओ बी या बी ओ सी, दोनों में से कोई एक बोलेंगे। आशा करते हैं कोण का नामकरण करने आ गया हो गया, नहीं करने आया हो तो हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए बी ओ डी बी ओ सी क्या है, देखिए चलिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर गलती कर दिए हैं। ए ओ डी के शीर्षक मुख ये वाला है, इसका नाम सी ओ बी है या बी ओ सी है। क्या लिखेंगे, बी ओ सी। इस कोण का नाम देखिएगा क्या है, इस ये ओ डी लिए हैं तो ये वाला कोण है, इसके शीर्षाभिमुख ये वाला है, तो इस कोण का नाम क्या है, बी ओ सी या सी ओ बी, कोई भी एक लिखेंगे तो बी ओ सी लिख रहे हैं। सही बताइए, ये क्या है, एक रेखा है, हम बार बार बोल रहे हैं रेखा है। देखिए लिखवा है, ए बी सी डी क्या है, रेखा। एक रेखा पर एक ही ओर के टोटल कोण कितने बनते हैं, 180। तो ये रेखा है, तो ये रेखा पर ये टोटल कोण कितना बनेगा, 180। तो ये वाला इसका नाम लिखे हैं सी ओ बी या बी ओ डी लिखे हैं प्लस बी ओ सी, यानी दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी रैखिक युग्म अवगृहित से होगा। इसको समीकरण 2 नाम देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, घटाएंगे तो देखिए क्या होता है, समीकरण को घटाते समय हम RHS को RHS के साइड में घटाते हैं और LHS को LHS की तरफ घटाते हैं। तो ये क्या है, LHS है, तो ये दोनों LHS को घटाएंगे, कोण AOD प्लस कोण BOD माइनस करेंगे, किसको करेंगे, इसको। तो
क्या हो जाएगा, कोण BOD प्लस कोण BOC, इसको माइनस करेंगे। अब RHS को RHS घटाएंगे बराबर देकर 180 माइनस 180। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, कोण AOD प्लस कोण BOD, देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस है यहाँ प्लस, मिलकर माइनस बन जाएंगे, माइनस BOD होगा, BOD। फिर ये देखिए ये भी माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस BOC, कोण BOC। फिर आगे जाएंगे तो 180 से 180 घटाएंगे, क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्या होगा, 0 डिग्री। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा ना, ये BOD में से BOD घटकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो AOD बराबर क्या हो जाएगा, इस BOC को लेफ्ट साइड में माइनस में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, BOC। देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, AOD इक्वल टू BOC। इसी प्रकार हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, AOC और BOD बराबर है, ये भी प्रूफ कर सकते हैं, BOD बराबर है, ये भी कर सकते हैं। देखिए कैसे ये प्रूफ करेंगे। इस बार ये लाइन लिए थे सरल रेखा, ये वाला यानी ये वाला का मान 180, फिर ये वाला का मान 180, इस कोण का दोनों का। तो इस बार क्या करेंगे, ये वाला कोण का मान 180 लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको ना समीकरण 1 देंगे, फिर से ये वाला कोण का मान 180 करेंगे, उसको समीकरण 2 देंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, तो इस बार कौन वाला प्रूफ हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखिए हम क्या किए हैं, क्या बोल रहा था कि जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब भी बोलेंगे कि दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, अगर आगे सवाल बनाते समय जब भी बोलेंगे कि दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो समझिए जाके कि वहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। यानी ये वाला कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख होगा। ये वाला कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख होगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। अगर इसका मान एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझिए, अगर इसका मान 30 डिग्री है तो बोलेंगे इसका मान बताइए, तो बोलिएगा कि इसका भी मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। आज इतना ही, फिर अब कल मिलते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, आगे प्रश्नावली का कुछ। चलिए, कहीं डाउट रह गया है तो व्हाट्सअप करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।